गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है आज का वीडियो का टॉपिक आपके पास वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी में आपके पास क्या है, सिनोनिम्स। स्टूडेंट सभी व्यक्तियों को पता होता है कि वोकैबुलरी प्ले वेरी वाइटल रोल इन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशंस। अब दिक्कत ये आती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्या आप सोचते हैं कि हम कब तक इसको याद करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं स्टूडेंट्स। पहले आप ये समझना कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, तीन तरह की वोकैबुलरी होती है स्टूडेंट्स। हाई फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। जो लोअर फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी होती है स्टूडेंट्स, जो डे टू डेज में हम इंग्लिश में बातें करते हैं, दैट कम्स अंडर द लो फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने बोला आपसे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम गोइंग टू कॉलेज, व्हाट शी इज डूइंग, तो दैट कम अंडर द लो फ्रीक्वेंसी, जिसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक और फ्रीक्वेंसी होती है मिडिल फ्रीक्वेंसी। जो मिडिल फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। वन मोर फ्रीक्वेंसी दैट द हायर फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमेशा कहाँ होता है, कैट वगैरह से होता है, और वो आपका लेवल से काफी ऊंची होती है। तो आपकी जो वोकैबुलरी कहाँ तक डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके पास मिडिल फ्रीक्वेंसी तक, और मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड ज्यादा नहीं होते। आप देखना स्टूडेंट, जब हम वोकैबुलरी पढ़ाएंगे आपको, कि आपको सेम वर्ड मिलेगा सीडीएस में, सेम वर्ड मिलेगा आपको एनडीए में, सेम वर्ड मिलेगा आपके पास में एसएससी में, वही एमटीएस में, वही सीपीओ में। इसका मतलब आप ये समझें कि एग्जामिनर इतनी वोकैबुलरी लाएगा कहां से, पर आपको वो ज्यादा क्यों लगती है कि आपको उसकी 70 क्या आपको 50% भी उसके बारे में नहीं पता है। यदि आपने हमारे वर्ड्स को बार बार रिवाइज किया तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि सभी एग्जामिनर उसी वोकैबुलरी को बार बार पूछते रहते हैं। अब याद करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करने के दो तरीके होते हैं कि आप किसी भी वर्ड को समझें और उसके बारे में पता करें कि इसको हम कैसे यूज किया जाता है। यदि आपके पास में यूज करना आ गया तो ये आपके पास हेल्पफुल कहां पे होती है, अनसीन पैसेज में हेल्पफुल होती है, आपके पास क्लोज टेस्ट में हेल्पफुल होती है, आपके पास जो पीक्यूआरएस बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में, उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट कि इंग्लिश टोटली डिपेंड्स अपॉन वोकैबुलरी। जिस व्यक्ति की वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है उसकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होती है, जिसकी वोकैबुलरी वीक होती है उसकी इंग्लिश पर कमांड कम होती है। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन वोकैबुलरी। स्टूडेंट अब जरा ये समझें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि वोकैबुलरी में आपके पास 7 पार्ट्स आते हैं, जो मैं वन बाय वन कभी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपके पास सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स, पेरोनियम्स और स्पेलिंग्स। ये किसका पार्ट होता है, ये वोकैबुलरी का पार्ट होता है। स्टूडेंट यू पिक एनी क्वेश्चन पेपर, चाहे आपके पास एसएससी का हो, चाहे आपके पास एनडीए का हो, चाहे आपको सीडीएस का हो, आप देखना 50% क्वेश्चन पेपर किससे भरा हुआ होता है, वोकैबुलरी से भरा हुआ होता है। और स्टूडेंट्स की एक मिथ होती है कि हम कब तक, हाउ लॉन्ग वी विल लर्न द वोकैबुलरी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपने हम आपको 1000 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, 1000 वर्ड्स आपने समझ के उनको याद कर लिया, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली सेम वर्ड्स आपके पास पूछे जाते हैं। तो हम आपके पास अभी एक एक करके वन बाय वन आई विल डिस्कस। जैसे कि मैंने ये लिखा है, अकॉम्प्लाइज, एस्च्यू, क्वैगमायर, सफाइस और इम्बैरेस। और स्टूडेंट जब एग्जामिनर आपको पूछता है तो दो तरह से वोकैबुलरी पूछता है। कभी तो जो जिस वर्ड को देगा वो डिफिकल्ट देगा और ऑप्शन उसके काफी इजी रहेंगे, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि जो आपके पास वर्ड्स पूछा जाएगा वो काफी इजी रहेगा, पर जो उसके ऑप्शन होंगे वो काफी डिफिकल्ट होंगे। तो मैंने तो आपसे ये बोलता हूं, लेट द एग्जामिनर आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फैशन। यदि आपकी नॉलेज अच्छी होती है, इफ यू हैव द कमांड ओवर द vocabulary, let the examiner ask any question, I am sure you will be able to reply it। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और आप इनको क्या करना, नोट करना। आप 2 डायरी या 2 नोटबुक बनाना। एक डायरी या एक नोटबुक आपके पास वोकैबुलरी के लिए रहेगी और एक आपके पास किसके लिए, ग्रामर के रहेगी स्टूडेंट्स। अब जैसे कि ये वर्ड्स मैंने आपके पास लिख लिए हैं, तो पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं सिनोनिम्स को। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, अकॉम्प्लाइज।
जब ये शब्द आपके पास अकॉम्प्लाइज आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझते हैं अकॉम्प्लिश, पर अकॉम्प्लिश की स्पेलिंग होती है ACCOMPLISS। वो शब्द आपके पास ये होता है अकॉम्प्लिश। इसका मीनिंग कुछ और होता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो पहले तो आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ड्स, आपको दोनों वर्ड्स के दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये अकॉम्प्लिश, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट, इसका मतलब होता है फुलफिल, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है स्टूडेंट्स। अकॉम्प्लिश का मीनिंग होता है कंप्लीट, जैसे कि मैंने बताया फुलफिल। आप कोई भी टारगेट, कोई भी अचीव, कोई भी टारगेट आप फुलफिल करना चाहते हो और उसी को क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश ऑफ द टारगेट, अकॉम्प्लिश ऑफ द मिशन। बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। तो पहले तो आपको वर्ड्स के बारे में ही पता होना चाहिए। अब हमने बात की जैसे अकॉम्प्लिश के बारे में बताया, तो इसका मीनिंग क्या मिला आपके पास, फुलफिल या फिर कंप्लीट, किसी चीज को पूर्ण करना, अचीव करना। यदि हम अकॉम्प्लाइज बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अकॉम्प्लाइज का, आप समझने की कोशिश करना। जरा ये बताएं, आजकल लेडीज से काफी चेन स्नैचिंग केसेस होते हैं, उनकी ज्वेलरी को खींच लिया जाता है। जो ज्वेलरी खींचते हैं उसकी चेन स्नैचिंग करते हैं फीमेल की, तो यू टेल मी वन थिंग, कितने व्यक्ति होते हैं वो? आपने देखा होगा स्टूडेंट, 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, चेन को स्नैच करता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी बाइक को चलाए रखता है। इफ आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जरा यू टेल मी वन थिंग, उसमें से मेन कल्प्रिट कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा कि दोनों ही मैन कल्प्रिट, पर दोनों मैन कल्प्रिट नहीं स्टूडेंट्स। जिसने चेन को खींचा है वो आपके पास मेन कल्प्रिट है, पर जिसने गाड़ी चलाई रखी वो कौन है, उसने उसका साथ दिया। अ पर्सन हु रेंडर असिस्टेंस, जो व्यक्ति क्राइम कमिट करने में, जो व्यक्ति क्राइम को करने में मदद करता है, उसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लाइज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि भाई देखते रहना कोई आ तो नहीं रहा, और वो व्यक्ति इसमें गोली मारता है। तो एक्चुअली जिसने गोली मारी है वो क्या है, मेन कल्प्रिट, पर जिसने उसकी मदद की वो क्या है, अकॉम्प्लाइज। और देखना स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में काफी आता रहता है, पुलिस वाले सेंटेंस को काफी यूज करते हैं कि वी हैव अरेस्टेड अकॉम्प्लाइज बट मेन कल्प्रिट इज एब्सकॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात स्टूडेंट, जो व्यक्ति दोषी का साथ देता है उसको क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लाइज। इसको यदि आप इंग्लिश में बात करते हो तो इसको बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। या तो आपको मिलेगा पार्टनर इन क्राइम या फिर आपको क्या मिलेगा, कंपेनियन। और सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति यदि उसका अच्छी एक्शन में साथ देगा, हम उसको अकॉम्प्लाइज नहीं बोलते हैं। जो व्यक्ति हमेशा गलती करने में, जो व्यक्ति क्राइम कमिट करने में उसका साथ देता है, उसको क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लाइज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर इन क्राइम। इन हिंदी यू कैन टेक डाउन, हिंदी में आप लिख सकते हो दोषी का साथ देने वाला व्यक्ति, अकॉम्प्लाइज। Now we'll talk about eschew। काफी अच्छा शब्द है स्टूडेंट्स, काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रिपीटेडली इसको पूछते हैं eschew। स्टूडेंट्स, यू टेल मी वन थिंग, क्या आपने कभी ये शब्द सुना है, रिफ्रेन? क्या आपने कभी ये सुना है, एब्सटेन? रिफ्रेन, एब्सटेन, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, कीप अवे। क्या मीनिंग होता है, कीप अवे। इसका मतलब किसी भी चीज से अपने आप को दूर रखना। मीनिंग ऑफ एश्यू इज नॉन एज रिफ्रेन, इज नॉन एज एब्सटेन, क्या बोलते हैं इसको, कीप अवे। हिंदी में स्टूडेंट आप लिख सकते हो किसी चीज से अपने आप को दूर रखना। स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल दिया, हम आपसे बोलते हैं, सपोज आप किसी पार्टी में जाते हो और आपको लिकर ऑफर की जाती है, तो आप बोल सकते हो कि आई ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, आई ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो किसी भी चीज से अपने आप को दूर रखना, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रेन या फिर एब्स्टेन या फिर कीप अवे। तो आप हिंदी में स्टूडेंट आप लिख सकते हो इसको किसी भी चीज से अपने आप को दूर रखना, या फिर बिल्कुल हिंदी में जाएंगे तो आपका मीनिंग मिलेगा आपको क्या, किसी भी चीज से परहेज करना। इसका मतलब उस चीज को यूज न करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट, काफी एग्जामिनेशन पूछा जाता है रिपीटेडली। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेरमायर। स्टूडेंट, एक्चुअली टेल मी वन थिंग, आप केमिस्ट्री स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा,
जो मीथेन गैस होती है CH4, उसका दूसरा नाम क्या होता है? यदि आप दूसरा नाम आपको पता होगा, या फिर आप ये समझे स्टूडेंट्स, जो मीथेन गैस होती है वो कहां से मिलती है? जो मीथेन गैस हमको कहां से मिलती है? वो दलदल से मिलती है। इसी वजह से मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या होता है? मार्श गैस। दूसरा नाम आपके पास क्या होता है? मार्स। मीथेन गैस का नाम क्या होता है? मार्स। अब बात आती है कि मीथेन का मार्स नाम क्यों पड़ा? जो मीथेन गैस होती है हमको कहां से मिलती है? दलदल से मिलती है। और दलदल का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे आप कभी निकल करके नहीं आते हो। तो मीनिंग ऑफ क्वैगमायर, मीनिंग ऑफ मार्स, और इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन। स्टूडेंट आपने कभी यूज किया होगा कि इन रेनी सीजन द रोड बिकम्स अ क्वैगमायर। तो जब बरसात के दिनों में रोड क्या हो जाता है? रोड पर दलदल पैदा हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्वैगमायर। तो हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा दलदल। दलदल किस चीज को बोलते हैं? यदि आप कहीं पे फंस गए तो उसमें से निकलना काफी मुश्किल होता है, और वही मैंने आपके सामने क्या लिखा है? डिफिकल्ट सिचुएशन। Now I hope students so far things will be clear. Now we'll talk about suffice. Sir, you tell me one thing, students. Suffice का meaning आपने कभी ये पढ़ा है? सरफीट। क्या आपने कभी ये पढ़ा है? ग्लट। क्या आपने कभी ये पढ़ा है? ऑपुलेंट। क्या आपने कभी ये पढ़ा है? एबंडेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेंटीफुल। कभी कभी ये अपना मीनिंग देता है सरप्लस, और इन सब का मीनिंग क्या होता है? एक्सेसिव। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अधिक। क्या बोलते हैं इसको हम? अधिक। तो मीनिंग ऑफ सफाइस इज नोन एज सरफीट, नोन एज ग्लट, known as opulent, known as abundance, known as plentiful, known as surplus, known as excessive. इन सब का मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक। स्टूडेंट याद रखना, एग्जामिनेशन में काफी रिपीटेडली पूछा जाता है। यदि हम इनका यूज करना चाहते हैं तो हर एक वर्ड्स का यूज क्या होता है? अलग अलग होता है, पर इनके फिगरेटिव मीनिंग क्या होते हैं? सबके अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सरप्लस, सरप्लस किसको बोलते हैं? मोर देन रिक्वायरमेंट। यदि आपके पास में सपोज 60 चेयर्स हैं और आपके पास 50 बच्चे हैं, तो आप हमसे क्या बोलोगे? सर वी हैव द 10 चेयर सरप्लस। तो जो जरूरत से ज्यादा की चीज को हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। स्टूडेंट सेम एक शब्द और होता है, वो भी बार बार पूछा जाता है, बाउंटीफुल। क्या पूछा जाता है? बाउंटीफुल। तो सेम बाउंटीफुल का मीनिंग, एक्सेसिव का मीनिंग, सरप्लस का मीनिंग, प्लेंटीफुल, अबंडेंस, ऑपुलेंट, ग्लट और सरफीट, इन सभी को क्या बोलते हैं? सफाइस। और सबका मीनिंग क्या होता है? चीज जरूरत से ज्यादा, या फिर प्लेंटीफुल, या फिर एडिक्वेट अमाउंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ वर्ड इज एम्बेलिश। ये बताएं, कभी आपने एक शब्द सुना है एडॉन? या फिर आपने कभी सुना होगा स्टूडेंट्स, जैसे एम्बेलिश का मीनिंग एड ऑन हो गया, या फिर एक कॉमन वर्ड्स क्या होता है? डेकोरेट। या फिर कभी आपने सुना होगा गार्निश, या फिर आपने कभी सुना होगा ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई इसका मतलब यहां से आपके पास मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है? मीनिंग आपके पास निकल करके आ रहा है कि किसी भी चीज को सजाना। ये चीज आपने गैर शब्द काफी सुना होगा, गार्निश शब्द। आपको आप जब शादी पार्टी में जाते हैं तो आप बोलते हो कि सलाद को व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, कि शी इज गार्निशिंग द सलाद। तो गार्निश का मतलब क्या होता है? उसको डेकोरेट करना। डेकोरेट का मीनिंग क्या होता है? सजाना। ब्यूटीफाई किसी चीज को सुंदर बनाना। एडॉन मतलब सजाना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शी वाज एडॉन विद ज्वेलरी। वो किससे सजाई गई थी? ज्वेलरी से सजाई गई थी। तो एडॉन का मतलब सजाना, एम्बेलिश का मीनिंग सजाना, डेकोरेट, गार्निश, ब्यूटीफाई। तो सबका मीनिंग हिंदी में आप कर सकते हो स्टूडेंट, सजाना।